नमस्कार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। क्योंकि आज एशियन मार्केट्स में ज्यादातर सभी मार्केट्स जो बंद हैं, इसलिए बहुत इंपैक्ट एशियन मार्केट से नहीं आता दिखाई पड़ेगा। हालांकि यूएस मार्केट की जो क्लोजिंग है वो तेजी के मोमेंटम के साथ ही है। भारतीय बाजारों के लिए ट्रिगर्स जो डोमेस्टिकली है वही काफी ज्यादा है, चाहे वो पीएनबी का ट्रिगर हो पूरे स्कैम को लेकर या फिर अदरवाइज नंबर्स के बाद मार्केट्स की री रेटिंग को लेकर हो, मिड कैप स्मॉल कैप जो है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड हो, इन सब चीजों पर लगातार जो मार्केट है वो रिएक्ट कर भी रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए एसएस निफ्टी करीब 30 अंक ऊपर कामकाज करते हुए 10587 का लेवल देखने को मिल रहा है। रफली 1/4% के इजाफे के साथ अभी मार्केट्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज्यादा क्यूज एशियन मार्केट से नहीं है, लेकिन हाँ यूएस मार्केट की जो क्लोजिंग है वो लगातार तेजी के साथ है। 1.5% के आसपास थोड़ा डाउ जोन्स में थी। नैस्डैक भी करीब 1.5% ऊपर रहा और S&P 500 भी करीब 1.25% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुए। लगातार 5वां सत्र, जबकि अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली। चलिए बाकी संकेत भी समझ लेते हैं। रजत मेरे साथ मौजूद भी हैं सभी आंकड़े लेके। रजत, एशियन मार्केट में बहुत ज्यादा क्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या संकेत मान के चलें? जी बिल्कुल। एसजेक्स निफ्टी से अगर मात्र संकेत ले ले तो लगभग 1/4% के आसपास की ओपनिंग पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। एसजेक्स निफ्टी फिलहाल 30 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 10,587 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। एशियन मार्केट्स, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स बंद हैं ल्यूनार न्यू ईयर हॉलिडे के चलते, लेकिन एसजेक्स निफ्टी बढ़ा। ऊपर से जो मार्केट्स बंद हैं उसमें आज चीन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ताइवान के बाजार आज के सत्र में बंद रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग कल 300 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा डाउ, और आज निके पे देखिए आप 1% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है। 225 पॉइंट से ज्यादा का उछाल निके पे देखने को मिल रहा है जापानीज मार्केट्स में। इसके अलावा यूएस मार्केट, जैसे मैंने कहा, वहां पर 1% से 1.5% के आसपास के से ज्यादा के रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ रहे थे। और कल ऑलमोस्ट सभी मार्केट, जिसमें सबसे ज्यादा नैस्डैक चल रहा था क्योंकि आईटी शेयर्स पे बहुत स्ट्रांग पकड़ थी। दूसरा सेक्टर था यूटिलिटीज, जिसमें कल के सत्र में मोमेंटम ज्यादा देखने को मिला। क्रूड कल के सत्र में भी 1% से ज्यादा चढ़ा और WTI 61.3 के पार, ब्रेंट $64 के पार निकला है। तो क्रूड मार्केट पे लगातार फोकस है। और यहां पर एक खबर यह भी थी कि सऊदी अरब ने बोल दिया है कि वो जो मौजूदा क्रूड कट जो एग्रीमेंट है उस पर बरकरार रखेंगे, उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये एकमात्र ट्रिगर था जिसने क्रूड को हायर इन्वेंट्रीज के बावजूद ड्राइव किया और अच्छी तेजी क्रूड पे आती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर आप देखें तो करेंसी मार्केट्स पे लगातार हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स पे गिरावट है और 2 हफ्ते के निचले स्तर पे डॉलर पहुंचा है। ये एक ट्रिगर है जो पैन आउट हो सकता है आज मार्केट्स पे। लेकिन अगर आप संकेत देखें तो इंटरनेशनल नहीं, आज डोमेस्टिक यूज पे ज्यादा असर देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। जी, तो बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस रखना होगा, स्पेशली पीएसयू बैंक्स के ऊपर, जहां पर बीते सत्र में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और अदरवाइज भी मार्केट्स के अंदर जो एक मूव था उसमें प्रेशर था। बहुत बहुत शुक्रिया रजत ये सभी आंकड़े बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन क्योंकि अब मार्केट्स के लिए जो नंबर्स का ट्रिगर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अब बहुत ज्यादा ट्रिगर्स मार्केट नहीं है। लेकलस्टर मूवमेंट की उम्मीद आप लगा सकते हैं। एफआईएस का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। एफआईएस तरफ से बिकवाली का जो दौर है वो अभी भी जारी है। 240 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस तरफ से देखने को मिली। डीआईएस हालांकि 50 करोड़ रुपए की खरीदारी करके गए, यानी कि बीते सत्र में भी जो मार्केट्स में मूव था वो एक बहुत ज्यादा तेजी का या फिर बहुत ज्यादा मंदी का नहीं। हालांकि एक समय में 100 को ज्यादा की तेजी निफ्टी में थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर वहां पे मूव नहीं था। वो इंडिकेट भी कर रहा है। आप देखिए 240 करोड़ रुपए के एफआईएस की महज बिकवाली से मार्केट्स में हायर लेवल से सेलिंग आई और डीआईएस के 50 करोड़ की खरीदारी से बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर तेजी नहीं आते हुए दिखाई पड़ी, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप हो। हालांकि जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है वहां पर जरूर कुछ तेजी देखने को मिली। चलिए आज के जानकार को अपने साथ जोड़ लेते हैं। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष केलकर हैं, CEO kiranjadhav.com के। आशीष नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या मानते हैं आज भी बाजार में एक लैकलस्टर ट्रेड रहेगा, एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा? हेलो जी आशीष, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अभी मैं सुन पा रहा हूँ। एक रेंज बाउंड मार्केट की उम्मीद लगाएं आज के लिए भी आप? यस, गुड मॉर्निंग सुमित जी। डेफिनेटली जिस तरह का कल का हमने ट्रेडिंग सेशन दिखाया तो मैं मानता हूँ उसी तरह से वोलाटिलिटी और एक टाइट ट्रेडिंग रेंज में हम निफ्टी को घूमते हुए देख पाएंगे। लेकिन अगर किसी को एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना ही है तो रिस्क और रिवॉर्ड अगर 1:2 के हिसाब से अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो मैं निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस के तौर पर 10,520 और ऊपर की तरफ लक्ष्य रहेगा 10,620 का। ओके, बैंक निफ्टी को लेकर व्यू क्या रखते हैं? कल पीएसयू बैंक्स पे तो प्रेशर था, प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्या करना चाहिए इस बैंकिंग स्पेस में निफ्टी बैंक पे?
आज भी वोलेटिलिटी बैंकिंग सेक्टर में जारी रहने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है। कल का अगर हम बैंक निफ्टी का कैंडल देखते हैं तो वो एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक न्यूट्रल इम्प्लीकेशन रखता है। तो मैं मानता हूं कि आज जैसे निफ्टी के बारे में मैंने कहा, वैसे बैंक निफ्टी में भी आज बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए हम देख पाएंगे। तो थोड़ा कॉशियसली रहना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बैंकिंग में अच्छा रहेगा। ओके, कुछ और कॉल्स आपने आइडेंटिफाई की हैं लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे? हाँ सुमित जी, मैंने 2 कॉल आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से एक लॉन्ग साइड है और एक शॉर्ट साइड है। शॉर्ट साइड में जेट एयरवेज का फॉर्मेशन अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। स्टॉप लॉस के तौर पर 766 का लेवल होगा और पहला लक्ष्य आज या कल में 730 रुपए का होगा। और लॉन्ग साइड में स्वान एनर्जी करके स्टॉक है, बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कल बढ़त देखी थी हमने, तो खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 200 रुपए का लगाना चाहिए। आज ही 207 के लेवल को हम टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और कॉल से बातचीत करने के लिए। तो स्वान एनर्जी में आप खरीदारी कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग 207 रुपए के टारगेट्स के लिए, 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और बिकवाली कर सकते हैं आप जेट एयरवेज में। जेट एयरवेज में आप बिकवाली करें 677 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको, माफ कीजिए 766 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको दिया रही है। 730 रुपए का एक टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग कॉस्ट की बात करें तो उसमें आईडीबीआई कैपिटल मानता है कि आप स्टरलाइट टेक में खरीदारी कर सकते हैं 344 रुपए के टारगेट्स के लिए, 328 का स्टॉप लॉस रखें। जेबी केमिकल ट्रेड बुल सिक्योरिटीज ये कॉल है, आप यहां पे खरीदारी करें 332 रुपए के टारगेट्स के लिए, 314 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओबरॉय रियल्टी ट्रेड बुल्स की ही दूसरी कॉल है, 492 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 475 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 480 रुपए यहां पे प्रीवियस डे का भाव है। और इसके अलावा आप प्रेस्टीज एस्टेट में खरीदारी कर सकते हैं, एक्सेस सिक्योरिटी की राय है यहां पर 335 रुपए, 338 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 318 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक और नाम है जिस पर आप खरीदारी करें, 79 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। करीब 66 रुपए डीप स्टॉप लॉस रखने की राय आपको यहां पर दी जा रही है। चॉइस ब्रोकिंग मानता है कि आप सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी कर सकते हैं 170 रुपए के टारगेट्स के लिए, 163 164 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अच्छी परफॉर्मेंस में बीते सत्र में देखने को भी मिली है, 1400 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1345 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सभी वो ट्रेडिंग कॉल है जिनको इंट्राडे के लिए आप खरीदारी के लिए या फिर बिकवाली के लिए देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं पीएनबी महाघोटाले में, जहां पर पीएनबी घोटाले में आरोपी नीरव मोदी और उनका परिवार देश छोड़कर फरार हो चुका है। नीरव मोदी और उनके भाई निशाल मोदी 1 जनवरी को ही देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। नीरव मोदी भारतीय नागरिक हैं, लेकिन निशाल मोदी बेल्जियम के नागरिक हैं। नीरव की पत्नी अम्मी मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी भी देश से बाहर जा चुके हैं। अम्मी मोदी ने 6 जनवरी को देश छोड़ दिया था, जबकि मामा मेहुल चौकसी 4 जनवरी को विदेश भाग गए थे। पत्नी अम्मी मोदी के पास अमेरिकी नागरिकता है। वहीं दूसरी ओर पीएनबी फ्रॉड में मामले में आए एक्शन में सरकार वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों से मांगी रिपोर्ट। इस हफ्ते के अंत तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया गया है। बैंक फ्रॉड मामले में कई और बैंक्स का एक्सपोजर भी है। और 11,000 करोड़ का ये फर्जीवाड़ा इतना शातिर तरीके से किया गया था कि इनकी भनक लगने में 7 साल लग गए। आखिर सरकारी बैंकों को झांसा देने के लिए नीरव मोदी ने ऐसी कौन सी तरकीब निकाली थी कि किसी को इस गड़बड़ी के बारे में पता नहीं चला। आपको बताते हैं कैसे हुआ ये पूरा घोटाला। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बाजार है एंडवर। हर साल 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है यहाँ, और इसी कारोबार का बड़ा हिस्सा है डायमंड टाइकून नीरव मोदी। लेकिन इस चमक के पीछे 11,000 करोड़ का घोटाला। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को विदेशी मुद्रा में पेमेंट करना था। सीधे बैंक जाते तो पूरा लोन उन्हें शायद ना मिलता, इसलिए 2 क्लर्क को फुसलाकर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवा दिए। आसान भाषा में अगर समझे तो LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बैंक इशू करता है। बेसिकली अगर बैंक के कस्टमर को विदेश में कोई पेमेंट करनी होती है फॉरेन करेंसी में, उस समय बैंक वो पेमेंट अपने कस्टमर के लिए करता है, और उस टाइम पे बैंक्स LOU इशू करते हैं जिसके तहत वो बाकी बैंक्स की ओवरसीज ब्रांच से फॉरेन करेंसी में उनसे पैसा लेकर वो पेमेंट आगे करते हैं। लेकिन LOUs के तहत कस्टमर्स को एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पेमेंट करनी होती है, और ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, ये वेरी कर सकता है। 1 साल तक की मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है इसमें। 2011 में शुरू हुआ ये घोटाला 7 साल बाद इस साल 25 जनवरी 2018 को सामने आया, और वो भी तब जब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर
जिन दूसरे बैंकों ने दोषी कंपनियों के लिए पेमेंट किया था, अपना पैसा पीएनबी से वापस मांगा। इस दौरान कम से कम 6 बैंकों ने पीएनबी की इस फर्जी गारंटी के दम पर आरोपियों के लिए पेमेंट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इसमें यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। इसके अलावा नीरव मोदी की 2 दोषी कंपनियों का पीएनबी पर पहले से ही 1700 करोड़ रुपए बकाया है। इस घोटाले का भुगतभोगी सिर्फ पीएनबी ही नहीं, कम से कम 6 दूसरे बैंक हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये सभी बैंक सरकारी हैं। और इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इन 2 कर्मचारियों की करतूत 7 सालों तक छिपी रही। ये पंजाब नेशनल बैंक के लिए बेहद ही शर्म की बात है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और एसएक्स निफ्टी में नजर डालें तो करीब 28 अंकों की बढ़त अभी भी देखने को मिल रही है एसएक्स निफ्टी में। तो ये मान के चल सकते हैं कि एशियन मार्केट्स के लिए एटलीस्ट जो शुरुआत होगी वो फ्लैट टू पॉजिटिव बायस साथ होते हुए दिखाई पड़ सकती है। चलिए अब कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। अंचल मौजूद भी हैं स्टॉक से न्यूज लेके। अंचल, कौन कौन सी खबरें हैं जहां पर नजर रखनी होगी आज? बिल्कुल समेत बीएचईएल पे फोकस रखिएगा। ऑर्डर मिला है कंपनी को, 560 करोड़ का ऑर्डर मिला है एमिशन कंट्रोल उपकरणों के लिए। तो कहीं ना कहीं वहां पे तेजी रह सकती है। आज थोड़ा एक अच्छे रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं आप बीएचईएल से। आईआरबी इंफ्रा यहाँ पे अच्छा ट्रिगर है। कंपनी ने एनएचईआई के रोड प्रोजेक्ट का जो फाइनेंशियल क्लोजर है वो पूरा किया है। बेसिकली 1020 करोड़ का ये रोड प्रोजेक्ट था, जो टोल प्रोजेक्ट था, इसका फाइनेंशियल क्लोजर पूरा किया है। एचडीएफसी ने शेयर जारी किए हैं, 2.49 करोड़ शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे जारी किए हैं। शेयर इशू का जो प्राइस है 1726 रुपए 5 पैसे, मौजूदा भाव से कम के भाव पे शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर लॉट किए। तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आज एचडीएफसी पे आ सकता है। लास्टली आईडीबीआई बैंक पे फोकस रखिएगा, यहां तेजी आती हुई दिखेगी। एनएसडीएल ई गवर्नेंस के अंदर कंपनी ने हिस्सेदारी बेची है, पूरी 30% स्टेक को बेच दिया गया। क्या अमाउंट है वो डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन पूरा स्टेक ऑफलोड कर दिया, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज आईडीबीआई बैंक पे आ सकता है। जी, तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर आपको नजर रखनी है। अंचल, कुछ आईपीओस को लेकर भी जो फिगर्स थे वो किस तरह के रहे सब्सक्रिप्शन के? बिल्कुल समय देखिए, एस्टर का जो आईपीओ चल रहा था वहां पे अब कल बंद हो गया। 1.2 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा एस्टर डीएम का आईपीओ। और अब क्रिटिकल रहेगा इशू प्राइस कहां आता है, क्योंकि रिस्पांस उतना इंकरेजिंग नहीं था। 180 से 190 रुपए का प्राइस बैंड था। तो अब क्रिटिकल रहेगा इशू प्राइस क्या डिसाइड करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल। तो बहुत बड़ा आईपीओ ना होने के बावजूद भी फिर भी जो रिस्पांस है वो उतना इंकरेजिंग, जितना लास्ट के जो आंकड़े थे या फिर जो पिछले आईपीओस थे उनका रिस्पांस देखने को मिला था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इसके अलावा डिफॉल्टर कंपनियों के प्रमोटर नीलामी से दूर रहें, इसके लिए दिवालिया कानून में कड़े नियम हैं। फिर भी अगर कोई इस प्रक्रिया में आता है तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल का कहना है कि डिफॉल्टर कंपनियों की नीलामी में किसी भी तरह की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर बिडिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह का गड़बड़ी पाई गई तो उसका समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि ऑक्शन की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक ही होगी। आपको यह भी बता दें कि कल जी बिजनेस ने ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से आर्सलरमित्तल ने अपना स्टेक उत्तम गालवा में बेचा ताकि वो एसआर स्टील के अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीद पाए। यहाँ पे साफ तौर पे आरबीआई के जो नियम हैं उनका उल्लंघन हुआ और उसके ऊपर अब आप इम्पैक्ट भी देखते हुए देख रहे हैं, जहाँ पर जो सरकार है उनकी तरफ से अब बयान आता दिखाई पड़ना शुरू हो गया। यानी कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने एक बयान भी दिया, आपको सुनवाए थे। देखिए, वो हम केस टू केस देखेंगे। अब जब पूरा ऑक्शन प्रोसेस होगा, जब लिक्विडेशन या जो भी मतलब रेजोल्यूशन की जो प्रक्रिया है वो उसके दौरान हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। अगर कोई ऐसी लगी कि कोई कमी है तो उसको उसी हिसाब से हम लोग उसका मतलब कुछ समाधान निकालेंगे। अभी के लिए तो जो अभी हम लोगों ने जो संशोधन किए हैं उसी के आधार से चलेगा। चलिए, तो कुछ मॉडिफिकेशन आने वाले समय में शायद और देखने को मिले इस पूरे ही प्रोसेस को लेकर। बहरहाल कमोडिटीज मार्केट का रुख कर लेते हैं। वंदना भारती से हमने बातचीत की, उनकी कॉल्स भी देख लेते हैं, स्पेशली गोल्ड और क्रूड को लेकर वंदना क्या मानती हैं। मार्केट्स में कल के सत्र में तो भले एक रेंज के अंदर कामकाज हो रहा है, लेकिन सिल्वर में पहले इनफैक्ट उनकी कॉल है 38,500 के लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। सिल्वर में 39,100 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करें। 38,250 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, यानी करीब 600 रुपए का एक अपसाइड देख सकते हैं। 250 रुपए स्टॉप लॉस नीचे अगर
में रखें। क्रूड को लेकर भी वंदना मानती है कि आप खरीदारी कर सकते हैं 3990 रुपए के टारगेट्स के लिए, यानी कि मौजूदा स्तरों से करीब 75 रुपए का अपसाइड यहां पे खुलता हुआ दिख सकता है। 3858 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। यहां से 60 रुपए से 65 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और खरीदारी कर सकते हैं क्रूड के अंदर।